समझौता कराने गए पंच को पीट पीट कर मार डाला। पंचायत समिति पति पर हुआ जानलेवा हमला और मुखिया जी को गोली लगने से हो गई मौत। चुनाव के बाद इस तरह के खबरें सुनने देखने को मिल रहे हैं। मुखिया जी पर खतरा है। अब तक हम आपको बता दें कि 5 मुखिया जी का हत्या हो गया है। दर्जनों जो वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य के पति पर या फिर वार्ड सदस्य पर हमला हुआ है और पंचायत समिति सदस्य के पति और पंचायत समिति सदस्य दोनों पर भी हमले हुए हैं। कई की जाने गई हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज जो प्रतिनिधि हैं उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए जो पंचायती राज विभाग भी थोड़ा गंभीर दिख रहा है। आखिर हमारे इन जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा कैसे दिया जाए, कैसे इन्हें सुरक्षित किया जाए, हम इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। तो दोस्तों, हम आज बात यही करेंगे कि हमारे जो मुखिया जी हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, इनको कैसे सुरक्षा दिया जाए, इनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो अभी जो खबर निकल कर आ रही है कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में 8,067 पंचायतों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन 5 मुखिया की हत्या हमारे लिए चिंता का विषय है। 5 मुखिया की अब तक हत्या हो चुकी है। पंचायत चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर गृह विभाग ने विस्तृत समीक्षा की है। इसके अलावा स्थानीय डीएम द्वारा सुरक्षा समिति की भी समीक्षा की गई है। इसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा देने के लिए योजना बनाई गई। सुरक्षा के साथ इन्हें जरूरत पड़ने पर आर्म्स का लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि राज्य चुनाव आयोग बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। लेकिन हम दोनों विषय पर चर्चा करेंगे। एक तरफ मुखिया जी को, प्रमुख साहब को सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस की जा रही है, महसूस कराने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ उन्हें आर्म्स का लाइसेंस देने की बात कही जा रही है और हॉर्स ट्रेडिंग रोकने की बात कही जा रही है। किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी प्रमुख का चुनाव होने वाला है, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ तक रोकिएगा साहब, जबकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही अभी राजनीतिक यात्रा पे है। कोई किसी रिसोर्ट में, कोई किसी होटल में, किसी न किसी के पक्ष में किसी दूसरे के पैसे से ऐश कर रहे हैं और कुछ नगद नारायण पैकेट में भी ले रहे हैं। खैर, उसकी बात हम बाद में चर्चा करेंगे हम। लेकिन भाजपा दफ्तर में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि पंचायती राज विभाग भविष्य में निर्माण कार्य में लाल ईंटों का प्रयोग नहीं करेगा। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें लाल ईंटों का प्रयोग नहीं होगा। विभाग ने सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, गली नली व किसी भी निर्माण कार्य में लाल ईंटों की जगह अब फ्लाई ऐश ईंटों का ही प्रयोग होगा। यह पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मंत्री ने बताया कि पंचायती राज विभाग ने 82,000 कुओं का जीर्णोद्धार की योजना बनाई है। इस निर्णय के तहत 5 जनवरी से 50,000 कुओं पर काम शुरू हो जाएगा। अब बात है कि सुरक्षा कैसे हो जाएगी। दरअसल बात यह है कि चुनाव का अंतिम परिणाम आने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण व उप मुखिया, उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख तथा जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की तारीखें तय कर दी है। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव के लिए सूचना जारी कर दी गई है। जिलों में चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उधर इसके साथ हिंसक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे मामले भविष्य में न बढ़े, इसलिए सुरक्षा का मंथन का उपाय शुरू कर दिया जाए। उन्हें कैसे सुरक्षा दिया जाए, इसका मंथन किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ जो बात चल रही है कि जितने भी नवनिर्वाचित पंचायत के प्रतिनिधि हैं उन्हें सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराया जाए, सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराया जाए। लेकिन बात है कि 24 घंटे तक सुरक्षा कर्मी उनको कैसे उपलब्ध। आपको पता है आरक्षण का युग है। बहुत सारे हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं जिनको खुद के रहने का जगह नहीं है, खुद को खाने का जगह नहीं है। तो वैसे में सुरक्षा कर्मियों को कहाँ रखेंगे, कहाँ सुलाएंगे। दूसरी बात, उनके पास वाहन नहीं है। तो सुरक्षा कर्मी जो उनके पास साथ रहेंगे तो पैदल चलेंगे। पैदल कैसे चल पाएंगे, कहीं आना जाना है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना होगा सुरक्षा कर्मियों को। क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि जिनके पास वाहन अपनी नहीं है, निजी वाहन नहीं है, दुपहिया से चलते हैं या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते हैं, तो सुरक्षा कर्मी उनके साथ कैसे रहेंगे, कैसे चलेंगे। फिर सुरक्षा कर्मियों का टीए डीए को कौन भरेगा। अगर वो सरकार भी वहन करती है तो उसमें बहुत गड़बड़ झाल की
संभावना है। तो अगर सुरक्षाकर्मी देना है तो उसके बाद उनके साथ वाहन भी देने की बात है। दूसरी बात यह कही जा रही है कि हम जनप्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देंगे, उनको हथियार का लाइसेंस देंगे। तो हाँ, जो सक्षम जनप्रतिनिधि हैं उनको लाइसेंस दिया जा सकता है, क्योंकि कोई भी अब जो आर्म्स है, कोई भी मतलब हथियार जो है 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 से नीचे में नहीं मिलता है। तो ऐसे में यह भी वही जो मजबूत जनप्रतिनिधि हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उन्हें ही आर्म्स लाइसेंस का भी लाभ मिल सकता है, सुरक्षा कर्मियों का भी लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, इस पर आप अपना राय बताइए कि कैसे उन्हें सुरक्षित किया जा सकता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो जनप्रतिनिधियों को किसी भी तरह की हत्या हो रही है, जो घटना हमला हो रहा है, तो जायज नहीं है। उनको सुरक्षा कैसे सरकार दे। जनप्रतिनिधि भी आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप खुद से कमेंट में बताइए कि कौन कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी सवाल आपके बीच छोड़े जा रहा हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।